नमस्कार और स्वागत है। आज की हमारी पड़ताल हमें सीधे ले चलती है दिल्ली के लाल किले में, सम्राट अकबर के उस भव्य दरबार में जहां जहां हवा में भी अदब और इल्म घुला होता था। आप कल्पना कीजिए, चारों तरफ मंत्री विद्वान सब मौजूद हैं और माहौल में एक गहरी सोचने पर मजबूर करने वाली खामोशी है। और ये खामोशी टूटी खुद सम्राट अकबर के एक सवाल से। वो अपने सिंहासन पर बैठे थे, बहुत गहरी सोच में, और फिर उन्होंने दरबार से पूछा, अगर इंसान अपनी आंखों से ना देख पाए तो क्या वो सच को पहचान सकता है? ये कोई मामूली सवाल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दार्शनिक पहेली थी जिसने पूरे दरबार को एकदम निशब्द कर दिया। और ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है ना? हाँ। यहाँ अकबर असल में ज्ञान और धारणा के सबसे बुनियादी सवाल को छू रहे हैं, जिसे दर्शन शास्त्र में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। मतलब हम कैसे जानते हैं कि जो हम जानते हैं वो सच है? क्या हमारी इंद्रियां, खासकर हमारी आंखें, ही सच्चाई का एकमात्र पैमाना है? या सच इंसान के व्यवहार में, उसकी साइकोलॉजी में छिपा होता है? ये सवाल तो न्याय की बुनियाद पर चोट करता है। और अकबर ने इसे सिर्फ एक सवाल नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे एक कसौटी में, एक चुनौती में बदल दिया। चलिए इस दिलचस्प मामले की परतें खोलते हैं। तो दरबार में दो व्यापारियों को पेश किया गया। अच्छा। दोनों एक दूसरे पर बेईमानी का इल्जाम लगा रहे थे और दोनों ही पूरी शिद्दत से खुद को सच्चा साबित करने में लगे थे। मतलब मामला पूरी तरह से उलझा हुआ था, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत कुछ भी नहीं। तब अकबर ने एक अजीब सा आदेश दिया। उन्होंने कहा, दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दो। फिर उन्होंने एक संदूक मंगवाया और दरबार को बताया, इस संदूक में एक बेशकीमती हीरा है जो इस झगड़े की जड़ है। हाँ, और फिर आई वो शर्त जिसने इस चुनौती को लगभग नामुमकिन बना दिया। क्या शर्त थी? अकबर ने कहा, लेकिन कोई भी इस संदूक को देखेगा नहीं, इसे खोला नहीं जाएगा। यहीं पर मामला बेहद पेचीदा हो जाता है। सब सोच रहे थे कि ये कैसी पहेली है, बिना देखे सच का पता कैसे चलेगा? हाँ, बिना सबूत की जांच किए। तभी अकबर अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार की ओर मुड़े और कहा, बीरबल, बिना संदूक खोले, बिना हीरे को देखे, बताओ इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है? वाह, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, बिना किसी सबूत के आप शुरू कहां से करेंगे? ये तो हवा में तीर चलाने जैसा है। बिल्कुल, और यही इस चुनौती का सबसे शानदार पहलू है। अकबर ने जानबूझकर सारे भौतिक सबूत, जिन्हें हम फिजिकल एविडेंस कहते हैं, समीकरण से हटा दिए। उन्होंने बीरबल को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां न्याय सिर्फ तर्क पर और मानवीय मनोविज्ञान की समझ पर टिका था। अच्छा। अब ये मामला हीरे का नहीं बल्कि इंसानी फितरत का बन गया था। बीरबल को तथ्यों की नहीं बल्कि दो इंसानों के दिमाग के अंदर चल रही खींचतान की जांच करनी थी। ये तो किसी भी जासूसी से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा। तो इस नामुमकिन से लगने वाली चुनौती के सामने बीरबल का पहला कदम क्या था? उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। कुछ पल वो चुप रहे, शायद अपने दिमाग में एक रणनीति बना रहे थे। फिर उन्होंने बहुत शांति से कहा, जहां पना, मुझे दोनों व्यापारियों से अलग अलग बात करने की अनुमति दीजिए। और ये बीरबल का पहला मास्टर स्ट्रोक था। मनोविज्ञान में इसे आइसोलेशन या एक नियंत्रित वातावरण बनाना कहते हैं। आइसोलेशन? हाँ, जब आप किसी व्यक्ति को उसके साथियों या बाहरी दुनिया से अलग करते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। बीरबल समझ गए थे कि सच संदूक में नहीं बल्कि उन दो व्यापारियों के मन में छिपा है। सही बात है। उन्हें अलग अलग करके बीरबल उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकते थे, जिससे उनके असली हाव भाव और प्रतिक्रियाएं सामने आए। ये तो आधुनिक पुलिस पूछताछ की तकनीक जैसा लग रहा है। आप कह सकती हैं कि उसका एक बहुत ही शुरुआती रूप है ये बहुत दिलचस्प है। तो बीरबल पहले व्यापारी के कमरे में गए, कमरा बंद था, माहौल में यकीनन एक तनाव रहा होगा। बीरबल ने उससे कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की, उन्होंने सीधे सीधे एक सवाल दागा। क्या सवाल? अगर हीरा तुम्हारे पास नहीं है और तुम सच बोल रहे हो तो क्या तुम इसकी शपथ लोगे? उस व्यापारी ने जवाब देने में एक पल की भी देरी नहीं की। वो तुरंत बोला, हाँ, मैं 100 बार शपथ ले सकता हूँ, मैं हर तरह की परीक्षा के लिए तैयार हूँ। उसके जवाब में एक आत्मविश्वास था, एक निडरता थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी एकदम खुली हुई थी। यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली, प्रतिक्रिया की गति। हाँ, जो व्यक्ति सच बोल रहा होता है उसके दिमाग में कोई दूसरा विचार नहीं चल रहा होता। उसके लिए सच एक सीधी रेखा की तरह है, इसलिए जवाब तुरंत आता है। अच्छा। और दूसरी बात, शपथ लेने की तत्परता। सच्चे व्यक्ति के लिए शपथ अपने सच को साबित करने का एक और मौका है, एक हथियार है। उसे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके शब्दों और उसकी हकीकत में कोई विरोधाभास या जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं वो नहीं होता। उसका आत्मविश्वास ही उसकी सच्चाई का पहला संकेत था। ठीक है, तो यहाँ बीरबल ने एक तरह से एक बेसलाइन या एक आधार रेखा स्थापित कर ली। बिल्कुल, कि एक सच्चा व्यक्ति इस सवाल पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। अब बारी थी दूसरा व्यापारी की। बीरबल उसके कमरे में गए और ठीक वही सवाल दोहराया, क्या तुम शपथ लोगे कि तुम सच बोल रहे हो? लेकिन यहाँ प्रतिक्रिया में जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा, क्या हुआ? जैसे ही दूसरे व्यापारी ने शपथ का नाम सुना, उसकी आंखों में एक डर सा तैर गया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वो हकलाने लगा और सवाल को टालने की कोशिश करते हुए बोला, शपथ की क्या जरूरत है? मैं सच ही तो कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। और यहीं पर झूठ पकड़ा गया। देखिए, जब एक झूठे व्यक्ति को शपथ लेने के लिए कहा जाता है तो उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा मानसिक संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी को मनोविज्ञान ने संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। एक तरफ उसका झूठ है और दूसरी तरफ शपथ जैसा एक पवित्र या नैतिक कार्य। इन दो विरोधी विचारों के बीच उसका दिमाग फंस जाता है। और इस संघर्ष का असर उसके शरीर पर दिखने लगता है। मतलब उसका शरीर ही उसकी जुबान का साथ देना बंद कर देता है। बिल्कुल, माथे पर पसीना आना महज घबराहट नहीं है, ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जिसे एमिगडाला हाईजैक भी कहते हैं। एमिगडाला हाईजैक? हाँ, जब हमारा दिमाग किसी बड़े खतरे को महसूस करता है या पकड़े जाने का खतरा, तो वो दिमाग के तार्किक हिस्से को दरकिनार कर देता है और शरीर को लड़ो या भागो मोड में डाल देता है। फाइट और फ्लाइट। जी, पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ना, हकलाना, ये सब इसी अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रिया के संकेत हैं।
इससे पहले कि वो कोई बनावटी जवाब दे पाता, उसके शरीर ने सच उगल दिया था। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक सवाल उठता है, पूछिए। क्या ये तरीका हमेशा काम करता है? मतलब क्या एक ईमानदार लेकिन स्वभाव से घबराने वाला इंसान भी तो ऐसी ही प्रतिक्रिया दे सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए किसी को अधिकारियों के सामने बोलने में ही डर लगता हो, तो क्या बीरबल का तरीका यहाँ गलत साबित नहीं हो सकता था? इसमें गलती की गुंजाइश तो थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वैध सवाल है, और इसका जवाब बीरबल की प्रतिभा की असली गहराई दिखाता है। वो कैसे? बीरबल ने अपना फैसला सिर्फ दूसरे व्यापारी की घबराहट पर नहीं बनाया, उन्होंने अपना फैसला दोनों व्यापारियों की प्रतिक्रियाओं के अंतर पर बनाया। अच्छा, अंतर पर? हाँ, उन्होंने एक ही सवाल, एक ही स्टिमुलस दोनों को दिया और फिर उनकी प्रतिक्रियाओं की तुलना की। ये एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह था। पहला व्यापारी जो सच बोल रहा था, उसने एक कंट्रोल या बेसलाइन स्थापित किया। दूसरा व्यापारी उस बेसलाइन से बहुत ज्यादा भटक गया। ये जो डिविएशन या विचलन था, वही असली सबूत था। मतलब किसी के पसीना पोंछने को देखकर उसे दोषी ठहराना नहीं था। नहीं। ये एक तुलनात्मक विश्लेषण था। ये तो वाकई में बहुत गहरा है। तो इसके बाद क्या हुआ? बीरबल को जो जानना था वो जान चुके थे। उनके चेहरे पर एक हल्की संतुष्टि भरी मुस्कान आई होगी। वो वापस दरबार में पहुंचे, सब बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, जहां पना दूसरा व्यापारी दोषी है। अकबर भी हैरान थे, पूरा दरबार हैरान था। उन्होंने पूछा, बीरबल ये कैसे हो सकता है? तुमने तो संदूक को हाथ भी नहीं लगाया। बिना देखे बिना छुए। हाँ, बिना छुए तुम्हें सच का पता कैसे चला? ये वो पल था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। और बीरबल का जवाब ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि मानवीय व्यवहार को समझने का एक सूत्र है। बिल्कुल। बीरबल ने समझाया, जहां पना सच्चा इंसान शपथ या किसी भी तरह की परीक्षा से कभी नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। उसका सच ही उसका कवच होता है। हाँ। लेकिन झूठा व्यक्ति, वो तो एक सीधे सवाल से भी घबरा जाता है, क्योंकि उसका हर शब्द उसके झूठ के बोझ तले दबा होता है। बिल्कुल। उन्होंने आगे कहा, शपथ का नाम सुनते ही दूसरे व्यापारी की जो हालत हुई, उसके शरीर ने जो गवाही दी, उसी ने उसकी सच्चाई बयां कर दी। बीरबल का तर्क इतना सटीक और मनोवैज्ञानिक रूप से इतना ठोस था कि किसी को कोई संदेह नहीं रहा। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, दूसरे व्यापारी की तलाशी ली गई और हीरा मिला। जैसा कि बीरबल ने कहा था, वो बेशकीमती हीरा उसके कपड़ों में छिपा हुआ मिला। सच सामने आ चुका था। और पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी देखकर तालियों से गूंज उठा होगा। बिल्कुल। यहाँ बीरबल ने बिना किसी मशीन के एक तरह से ह्यूमन लाई डिटेक्टर का काम किया। हाँ, सही कहा। आज की पॉलीग्राफ मशीनें भी तो इसी सिद्धांत पे काम करती हैं। वो आपके जवाब को नहीं, बल्कि उस जवाब को देते समय आपके शरीर में हो रहे बदलावों को मापती है, जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर। हाँ, और पसीना। बीरबल ने सदियों पहले बिना किसी तकनीक के सिर्फ अपनी अवलोकन शक्ति और समझ से वही काम कर दिखाया। कहानी के अंत में जब सब कुछ साफ हो गया, तो सम्राट अकबर अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने वो बात कही जो इस पूरी चर्चा का सार है। उन्होंने कहा, आज सिद्ध हो गया, आंखों से नहीं, इंसान के व्यवहार से सच पहचाना जाता है। और इस एक वाक्य में कई गहरी सीख छिपी है। पहली सीख, जिसे हम पहले कह रहे थे, सच बोलने वाला डरता नहीं, उसे अब हम कह सकते हैं, सच्चाई संज्ञानात्मक स्थिरता पैदा करती है। मतलब जब आपके विचार, शब्द और कर्म एक सीध में होते हैं, तो बाहरी दबाव का आप पर कोई असर नहीं होता। आपकी प्रतिक्रिया सीधी और स्वाभाविक होती है। और दूसरी सीख, जो पहले थी, झूठ ज्यादा देर छुप नहीं सकता। हाँ, उसका मतलब अब और गहरा हो गया है। अब हम कह सकते हैं कि धोखा या झूठ एक आंतरिक संघर्ष पैदा करता है, जो अनैच्छिक शारीरिक संकेतों के रूप में प्रकट होता है। इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल टेल्स। एग्जैक्टली। आप अपनी जुबान को झूठ बोलने के लिए साध सकते हैं, लेकिन अपने नर्वस सिस्टम को साधना लगभग नामुमकिन है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, बुद्धि आंखों से नहीं, समझ से चलती है। इसका असली मतलब है कि सच्ची उपलब्धि भौतिक सबूतों को देखने तक सीमित नहीं है। ये मानवीय व्यवहार के सूक्ष्म पैटर्न को देखने, समझने और उसकी व्याख्या करने की क्षमता है। बीरबल ने वो देखा जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने इंसान के मन के अंदर का सच देखा। उन्होंने डेटा को पढ़ा, और वो डेटा व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं थीं। बिल्कुल। तो संक्षेप में ये कहानी हमें सिर्फ बीरबल की चतुराई के बारे में नहीं बताती, ये हमें सिखाती है कि कैसे बिना किसी भौतिक सबूत के केवल मानवीय व्यवहार के नियंत्रित अवलोकन और तुलनात्मक विश्लेषण से एक जटिल मामले को सुलझाया जा सकता है। सही कहा। ये साबित करती है कि सच्चाई हमेशा आंखों देखी नहीं होती, बल्कि अक्सर वो हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार में, उनकी प्रतिक्रियाओं में छिपे पैटर्न में होती है। बिल्कुल। और ये हमें आज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाती है। तो मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। इस कहानी से ये सवाल उठता है, आज के डिजिटल युग में जब हमारे पास हर तरह की तकनीक, डेटा, फैक्ट चेकिंग टूल, सब कुछ उपलब्ध है, जब हम स्क्रीन के पीछे रहकर संवाद करते हैं, तो क्या हम इंसान के हाव भाव, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव और उसके व्यवहार में छिपे सच को पढ़ने की इस बुनियादी और सहज कला को कहीं खो तो नहीं रहे?